નમસ્કાર, હું છું ગોપી ઘાંગર. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક અને આજે બજેટની અનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવી. આ બજેટની અનાઉન્સમેન્ટથી જે એક આમ આદમી જેને કહી શકાય એક સેલરી બેઝ માણસ છે જેના ઘરે જે સેલરી જઈ રહી છે તેની અંદર તેને ઘણો ફાયદો થશે, કારણ કે જે સ્લેબ છે ઇન્કમ ટેક્સનો સ્લેબ છે જેના માટે છેલ્લા 8 વર્ષથી રાહ જોવાતી હતી તે ઇન્કમ ટેક્સના સ્લેબને 7 લાખ સુધી કરી દેવામાં આવે છે. એટલે 5 લાખથી વધારીને તેને 7 લાખ સુધી કરી દેવામાં આવ્યો છે. કેટલો ફાયદો થશે એક આમ આદમીને, કારણ કે મોંઘવારી એક બાજુ જ્યાં વધી રહી છે ત્યાં આગળ કોમન મેનને આનાથી કેટલો ફાયદો થશે, કેટલું નુકસાન થશે, એના સ્લેબના જે સ્લોટ છે તેમાં કઈ રીતનો ફાયદો એમને થશે, આ જ વિષય પર વાતચીત કરવા અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે સીએ અનિલ મહેરા સર. સર, એ કહો કે આ જે બજેટ આવ્યું છે આ બજેટને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, કારણ કે જે 5 લાખમાંથી 7 લાખનો स्लैब કરવામાં આવ્યો છે એને તમે કેટલો फायदा मानो छो? इसमें बजट में जनरल पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी मतलब जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको फ़ायदा है और जो मेजर टैक्स पेयर है उनको भी बिकॉज मैक्सिमम स्लैब पे सरचार्ज कम कर दिया तो उसके कारण भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उन लोगों को. और लेकिन एक लिमिटेशन इसमें ये है कि ये न्यू रिजाइम में जो रिटर्न भरते हैं उन लोगों को ही फ़ायदा होगा. जो ओल्ड रिजाइम में भर रहे थे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे. ये सब जो इंप्लीमेंट करा है ये खाली न्यू रिजीम पे एप्लीकेबल होगा, ओल्ड रिजीम वाले जो है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा. तो जो आप पहले जो डिडक्शन क्लेम कर रहे थे वो डिडक्शंस कम हो गए आपके अगर इस रिजीम में जाते हैं तो. पर फिर भी आपके टैक्सेशन में सब्सटेंशियल फ़र्क पड़ेगा, अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन न्यू रिजीम में आपको रिटर्न भरना पड़ेगा. दैट इज़ द लिमिटेशन. સર, સાથે સાથે જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો ઘણા બધા એવા ઓવરઓલ ટેક્સીસ જે હતા કે જેમાં 45%થી ઘટાડીને 37% સુધી કરી દેવામાં આવ્યું છે. જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટેક્સને એ બધામાં પણ ઘણો બધો બેનિફિટ આ વખતે આપવામાં આવ્યું છે. એ કયા કયા છે અને એમાં કેટલો ફાયદો થશે? उन्होंने सरचार्ज कम कर दिया है तो जिसके कारण सरचार्ज नॉर्मल सरचार्ज तो हर किसी की इनकम में लगता था, पर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है 50 लाख से ऊपर हो गई या 2 करोड़ से ऊपर हो गई या 8 करोड़ से ऊपर हो गई सरचार्ज बढ़ता जाता था. तो सरचार्ज उन्होंने कम कर दिया है तो जो मैक्सिमम टैक्स भर रहे थे उन लोगों को रफली 10% का वो सब्सटेंशियल फ़र्क पड़ गया. जो पहले 44% प्लस टैक्स आ रहा था उनका सरचार्ज के साथ अब वो 39% आएगा. तो उन लोगों को 5% फ़र्क पड़ गया. अब 2 करोड़ की इनकम है या 1 करोड़ की इनकम है तो 5 लाख का बेनिफिट अच्छा खासा बेनिफिट होता है. तो इंडस्ट्रीज को ओवरऑल ग्रोथ होने में फ़ायदा होगा? इंडस्ट्रीज़ का तो वैसे ही फ़ायदा है. इंडस्ट्रीज़ को तो काफ़ी एग्जम्पशन भी दिए हैं, कस्टम ड्यूटी के भी दिए हैं और ओवरऑल इन्होंने प्लानिंग ऐसी कर रखी है कि इनकम टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन होता था उसमें गवर्नमेंट को कोई मेजर लॉस नहीं हो रहा है, बहुत लोअर ले. तो प्लानिंग उन्होंने इस ढंग से कर रखी है कि गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है, पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है. वो सबसे बढ़िया बात है इस बजट की कि डायरेक्ट टैक्सेज में गवर्नमेंट को बहुत कम नुकसान हो रहा है और पब्लिक को उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. તમને શું લાગે છે ઇલેક્શન લક્ષી બજેટ છે, કારણ કે ઇલેક્શન પણ હવે 2024માં આવી રહ્યું છે? लोग बाग ऐसे कह सकते हैं पर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता बिकॉज इस तरह का वो डेफिसिट बजटिंग भी कम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं तो फिर अगर इलेक्शन ओरिएंटेड बजट होता तो डेफिसिट बजट बढ़ जाती, गवर्नमेंट के दूसरे खर्चे कम हो जाते, पर इन्होंने सब सेक्टर के लिए अच्छा करा है. इसलिए मुझे नहीं लगता, पर हो सकता है काफ़ी जन ऐसा मानते होंगे इसको कि इलेक्शन लक्ष्य बजट है, हो भी सकता है, पर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता. સર, તમને શું લાગે છે આની અંદર જે મેઇન 4 સેક્ટરને એ લોકોએ બહુ મહત્વ આપ્યું, એક આદિવાસી છે, ટ્રાઇબલ છે, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને, આ બધાને જેને ફાયદો થઈ રહ્યો છે એ લોકો કેટલો ફાયદો થશે એ લોકોને? इनको तो बहुत फ़ायदा होगा. एमएसएमई को बहुत उन्होंने दिया है, उस पर वेटेज बहुत ज़्यादा दिया है और आदिवासी के लिए है, फार्मिंग के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, फिशरीज़ के लिए और कई चीज़ें और भी हैं इसके साथ. इन सब इंडस्ट्री को तो बहुत फ़ायदा होगा. ट्राइबल्स की एजुकेशन के लिए स्किल सेंटर अलग खोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो सब तो फ़ायदा है ही, पर काफ़ी मतलब ओवरऑल मुझे लगता है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, अपने देश के विकास के लिए बजट है ये. अगर जो भी उन्होंने अमाउंट उसमें सेट असाइड करा है, जितना भी पैसा दे रहे हैं वो सही रीत से खर्चा होगा तो देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. દેશનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે તેવું કહેવું છે. સાથે સાથે જો વાત કરવામાં આવે સર રેલવે બજેટની વાત કરીએ તો 2.4 લાખ કરોડ રૂપીઝનું આ બજેટ અત્યારે અનાઉન્સ કરવામાં આવ્યું. એક બાજુ વંદે ભારત ટ્રેન સાથે સાથે આખી જે રેલવેનું નેટવર્ક છે એને સ્ટ્રોંગ કરવું, રેલવેના પાટા બદલવા તાકી જે હાઈ સ્પીડ ટ્રેન છે તેના માટે
આ બજેટ કેટલું મહત્વપૂર્ણ આપ જોઈ રહ્યા છો? रेलवे का तो आप वैसे अपने आप ही ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अपने आप ही देख लीजिए, देश में सब में सामने आ रहा है। कलकत्ता से बनारस उन्होंने शुरू करा था, वंदे भारत ट्रेन सब जगह चालू हो रहे हैं, हाईवे सब जगह इम्प्रूव हो रहे हैं। अब कुछ जगह ऐसी रह गई जहाँ पे थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो गवर्नमेंट शुरू से ध्यान दे रही है, पिछले 5-7 साल से चल रहा है और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। मतलब कुछ NRIs आए थे, वो अभी हाईवे पे हम लोग गए थे कार लेके, तो कहते हैं मुश्किल पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में हम जा रहे हैं, हमको लगता है हम अमेरिका में घूम रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा हुआ अभी रिसेंटली। ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જ્યાં વાત કરવામાં આવે ત્યાં આગળ PM આવાસ યોજનાની પણ જો વાત કરીએ તો PM આવાસ યોજના માટે 79,000 કરોડ રૂપિયાનું એક ફંડ આજે રાખવામાં આવ્યું છે, રિઝર્વ કરવામાં આવ્યા, ફાળવવામાં આવ્યું. સર શું લાગે છે, કારણ કે રેસિડેન્શિયલ અને એ આજકાલ જેટલું બી કન્સ્ટ્રક્શન છે એ બધું જ ખૂબ મોંઘું થઈ ગયું છે, એની અંદર PM આવાસ યોજના કેટલી જે આમ લોકો છે, જે ગરીબ માણસો છે તેમના માટે કેટલા રાહતના સમાચાર છે? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुराने अलॉटमेंट, बिकॉज नए अलॉटमेंट तो कर नहीं रहे वो लोग, तो जो पुरानी बिल्डिंग इनकम्प्लीट है उसके लिए इन्होंने करा है। नए एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं PM आवास योजना में, मेरे ख्याल से नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो जो पुराने इनकम्प्लीट रह गई स्कीम और जो एप्लीकेंट्स वेट लिस्ट में हैं उन लोगों के लिए करा जा रहा है। तो कॉस्टिंग तो बढ़ी रही है मकान बनाने की। और जो यहाँ पर कुछ मकान बने थे, जैसे इसका अपना रिवर फ्रंट वाले जो करे थे, तो एक मेरे कोई मिलने वाले थे विवादी कॉन्ट्रैक्टर, कहते हैं हमने लाइफ में ऐसे मकान नहीं बनाए हैं। वो लोग खुद आके चेक करते हैं, ईंटें नहीं लगाई, ईंटों की जगह RCC की वॉल, साइड वॉल भी RCC की बनाई है पूरे घर की। तो कहते हैं इतने बढ़िया कंस्ट्रक्शन हमने आज तक नहीं करा, और वो लोग आके चेक करते हैं। तो गुजरात में तो बहुत अच्छा चल रहा है इसका, बाकी जगह का पता नहीं मुझे। સર સાથે સાથે ID કાર્ડ માટે પાન કાર્ડને પણ માન્યતા આપી દીધી અને ડીજી લોકર માટે આધાર કાર્ડને માન્યતા આપી. એનાથી કેટલો ફાયદો થશે, કારણ કે NRIs ને અકાઉન્ટ ખોલવામાં, ફંડ વિથડ્રો કરવામાં આ બધામાં ખૂબ પ્રોબ્લેમ થતા હતા, તો એને લઈને શું કહેશો, એમાં કેટલો ફાયદો થશે? NRIs को तो लगता नहीं कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन डिजी लॉकर और पैन कार्ड, डिजी लॉकर ओपन कर दिया, उसमें और काफ़ी सारी और वो यूटिलिटीज आ रही हैं जो आपको डालना पड़ेगा। KYC के लिए सबकी अलग एप्लीकेशन बनेगी, और ऑल दी बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी सरकारी संस्थान हैं जहाँ भी आपका KYC कराना पड़ता है, म्यूचुअल फंड है, वो ऑटोमेटिकली वहीं से हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से कोई पेपर देना और वो सब धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तो पब्लिक के लिए बहुत कन्वीनियंट चीज़ होगी। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए उसमें ऑप्शन दिए कि अगर असेसी चाहे और वो रिटर्न भरते टाइम क्लिक कर देता है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी बैंक वाले वहीं से देख सकते हैं। तो आपको लोन चाहिए तो उसके हिसाब से मिल जाएगा अगर आप वो क्लियर कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपको पर्सनली फाइल करना पड़ेगा। तो काफ़ी मतलब पब्लिक के लिए वो सब तो बहुत अच्छा करा है इन्होंने, उसका तो बहुत फ़ायदा होगा। સર સાથે એક સવાલ એ પણ આવે છે, રમકડા, સાયકલ, ઓટોમોબાઈલ જેવી જે વસ્તુઓ છે તે બધી સસ્તી થશે. ગ્રીન એનર્જીને ખૂબ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે આ બજેટમાં. रमकड़ा सस्ती थसे अगर यहाँ बनाना शुरू कर दें। अभी इंपोर्ट होते हैं इसलिए उन्होंने उस पर ड्यूटी बढ़ा दी है, लेकिन यहाँ पर बनाने को इंसेंटिव दे रहे हैं। मोबाइल के लिए, इसके लिए काफ़ी इंसेंटिव दे रहे हैं, और ये लैब ग्रोन डायमंड जो हैं उन सब के लिए, तो वो सब तो सस्ता होना चाहिए, और उसी के लिए उन्होंने ड्यूटी बढ़ा रखी है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। कुछ आइटम की इम्पोर्ट कम हो जाए, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो जाए, उसके लिए उन्होंने ऐसा करा है। અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો સસ્તા થશે, આ તો ગ્રીન સસ્તા, એનર્જીને આ ખૂબ તો મહત્વ સસ્તા. આપવામાં આવ્યું છે. વાહન તો સસ્તા થવાનું છે, આમાં તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી લાગતી મને. આજે વાહન સસ્તા થવાનું છે ને તમે ગુજરાતીમાં એટલી બોલવા તો આવે લાગ્યા. છે, એટલી તો આવે છે ને. करेंगे अल्टीमेटली इट्स अ बेनिफिट ऑफ द पीपल. वो तो होगा, अभी उसका चार्जिंग का पूरा सेटअप नहीं हो रहा है, वो सेटअप हो जाए। लिथियम सेल इन्होंने कर दिया, उसमें सबसे उससे फ़र्क पड़ेगा, उसमें काफ़ी रिलीफ दिया इन्होंने। ये બેટરીની lithium આયાત battery. પર બેટરીની આયાત પર ડ્યુટી ઘટશે. नहीं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ना आयात पर, मैन्युफैक्चरिंग મેન્યુફેક્ચરિંગની દરેક વસ્તુ हाँ, ઉપર. बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन है वो आप इंपोर्ट करते हो तो ड्यूटी फ्री है, ड्यूटी कम करी है उसमें। और लिथियम बैटरी इंडिया में बनना शुरू हो गई, और वो एक बार बनना शुरू हो जाएगी, पूरा फुल फ्लेजेड आ जाएगी, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इसमें। સાથે સાથે સર એવું કહેવામાં પણ આવ્યું છે કે 3 કરોડ સુધીની આવક ધરાવતા લઘુ ઉદ્યોગોને ટેક્સમાં રાહત મળશે. એનાથી કેટલો બેનિફિટ થશે? એટલે લઘુ ઉદ્योग, સ્મોલ Small MSME. हाँ उन MSME. लोग MSME के लिए तो बहुत करा है इन्होंने, सब तरफ से काफ़ी करा है, बैंक की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा,
और जो कोविड पीरियड में 95% अमाउंट जो फोरफीट हुआ था उसका 95% ही रिटर्न करने के एमएसएमई वापस से शुरू हो सके। तो एमएसएमई के लिए तो बहुत कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि एमएसएमई अपना देश का भविष्य है। जितनी सक्सेसफुल होंगी एमएसएमई उतना अच्छा रहेगा देश के लिए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। एमएसएमई के लिए तो बहुत कर रहे हैं उन्होंने। साथ ही सर एक जो दूसरा સામે આયા है कि કાપડ અને કૃષિ સિવાયના માલ ઉપર મૂળભૂત જે કસ્ટમ ડ્યુટીનો દર 21% હતો એ દરને ઘટાડીને 13% કરવામાં આવ્યો છે। लाइक 21% से कम करके जो कृषि एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है उसमें जो कस्टम ड्यूटी का है उसको कम कर दिया गया है। उससे कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो कई सालों से मांग कर रही थी, कई सालों से चल रही थी, लेकिन इंपोर्ट उन्होंने महंगा कर दिया टेक्सटाइल का। कॉटन अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो महंगा, इंडिया इज मेजर एक्सपोर्टर। तो टेक्सटाइल में कुछ आइटम जो ये लोग नहीं मंगाना चाहते हैं यहाँ पर कि रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, उसमें ड्यूटी बढ़ी है। बाकी सब आइटम में सस्ता करा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो काफ़ी टाइम से डिमांड थी। गुजरात में तो ज़्यादा ही टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, तो सबको पता है। काफ़ी टाइम से ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसके लिए तब चाहिए। सर इंडस्ट्रीज को एक उम्मीद थी जीएसटी को लेकर, जीएसटी में कुछ बदलाव इस बार नहीं किए गए हैं, या जीएसटी को लेकर किसी भी तरीके का? जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होगी तो जीएसटी काउंसिल अलग है, वो बदलाव करते हैं। अच्छा, उसमें बदलाव होगा और उसमें वो बजेट में नहीं कंसीडर किया जाता। साथ ही रिटर्न માટેનું નવું ઇન્કમ ટેક્સનું ફોર્મ આવશે। કોમ્પ્લિકેટેડ कॉम्प्लिकेटेड विद प्री फिल्ड हाउस है। ओके, आपने अपना रिटर्न लिया, पैन नंबर डाला, तो आपका पैन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और सब डिटेल्स उसमें आ जाएंगी। और अब गवर्नमेंट का नेटवर्किंग इतना अच्छा हो रहा है, तो सोर्सेस इनकम की कितनी सैलरी, जैसे सैलरी वाले हैं उनको कितना मिला, डिविडेंड का कितना आया, कितना टीडीएस कटा, वो सब भरा भरा आएगा। उसमें आपको एडजस्टमेंट करना, चेक करने की गलत है, कम है या कोई चीज़ नहीं है गलत। अच्छा, આખું ફોર્મ જ ભરાઈને આવી જશે, આપણે એને ખાલી પ્લસ માઇનસ જોવાનું છે। प्लस माइनस जोવાનું છે। અને માનો કે કોઈ ચેન્જ કરવું, सिंगल फॉर्म आएगा उसका। और एआईएस जो आता है, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स का गवर्नमेंट ने निकाला है इन्होंने, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कितना म्यूचुअल फंड मिला, कितना टीडीएस हुआ है, म्यूचुअल फंड का डिविडेंड आया, शेयर का डिविडेंड आया, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाती है। तब गवर्नमेंट का डाटा तो पूरा है। तो अभी इन्होंने कॉमन तो कर दिया है, और एड्रेस वेड्रेस प्री फिल्ड आ जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन अभी वो कह रहे थे कि अगले साल आ जाएगा, पर कितना डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में वो साइलेंट थे, पर उनका था अगले साल से दे देंगे। तो कॉमन फॉर्म कर दिया। अभी तक अलग अलग फॉर्म होते थे कि बिजनेस इनकम है तो इतना है, और सैलरी ऑडिट वाला बिजनेस है तो इतना है, कंपनी है तो इसका इंडिविजुअल है तो इतना, सबके अलग अलग रिटर्न आते थे। उससे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता था कि कौन सा रिटर्न भरने का है, हमारा क्या है। 2-3 तरह की इनकम हो गई किसी की, तो उसके समझ में नहीं आता था कौन सा भरें। तो वो सब सिंप्लीफाई कर दिया, एक कॉमन फॉर्म कर दिया इन्होंने। तो नया फॉर्म होगा तो थोड़ा सा हो सकता है लोगों को भरने में मुश्किल पड़ेगी, पर 10-15 दिन में सब उसके हिसाब से मैनेज कर पाएंगे उसमें प्रॉब्लम। બિલકુલ, તો જે લોકો માટે એક નવું રિટર્નનું ફોર્મ પણ આવશે, અને જે લોકોની ઇન્કમ જે 7 લાખ સુધીનો એક સૌથી મોટી રાહતની વાત જે અત્યારે એટલે કહી શકાય કે ચૂંટણી 2024નું લોકસભાનું ઇલેક્શન આવે છે, એ ઇલેક્શન પહેલાં એક મોટી રાહત જેને કહી શકાય એ અત્યારે મળી છે લોકોને, દેશના લોકોને આ રાહત મળેલી છે, કારણ કે જે લોકોનો ઇન્કમનો સ્લેબ જે છે તે 5 લાખથી લઈને 10 લાખ સુધીની આજુબાજુ રહે છે, તેવામાં તેમને ઇન્કમ ટેક્સ વધારે પે કરવો પડતો હતો। પરંતુ હવે જે ફાયદો થશે 5 લાખથી જે ઇન્કમ ટેક્સ છે તેને ઘટાડીને વધારીને હવે 7 લાખ સુધી કરી દેવા। સર, આ બજેટને આપ કેટલું, આને ચૂંટણીલક્ષી બજેટ કહે છો કે નહીં કહો? અત્યારે મારા પર્સનલ ઓપિનિયનમાં તો નથી ચૂંટણી લક્ષ્ય, પણ તો પણ થઈ શકે। કેમ કે ચૂંટણી 14માં આવી રહી છે, અને 14 પહેલાનું એક સૌથી લોક લુભાવન બજેટ આને કહી શકાય। આમ આદમી જે માણસો વર્ષોથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે 8 વર્ષની રાહ હતી કે 8 વર્ષે मतलब 5 લાખથી સ્લેબ વધારીને 7 લાખ કરવામાં આવે। તમારી ઓપિનિયન છે, મારી નથી। अच्छा, ચૂંટણી લક્ષી બજેટ છે કે નહીં? એ નથી। अच्छा, બજેટને કેટલા નંબર્સ આપો છો? 10 માંથી તમે એને નંબર આપો તો કેટલા નંબર આપો છો? 7 નંબર, 7 નંબર। अच्छा, બજેટમાં શું હોવું જોઈતું તું ને નથી? ये तो ये खाली ओल्ड रिजाइम में जो कर रखा है इन्होंने इनकम टैक्स के हिसाब से, वो दोनों में देना चाहिए था इनको। ओल्ड रिजाइम में दिया। दूसरा, सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ एग्जेम्पशंस और करने चाहिए थे इनको। खाली एफडी तो उन्होंने बढ़ा दिया है, बिकॉज जो रिटायर्ड हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम यही रहता है, और उसमें थोड़ा अच्छा रिटर्न कर सकते थे वो लोग। वो 7.5% पे करा उन्होंने एफडी का, तो वो बढ़ाना चाहिए था।
अच्छा આ વસ્તુ નથી થઈ બિલકુલ તો और આજની एक चीज़ और सॉरी, हाँ, हाँ। एक किराए पे जो अपने को मकान अपन ने लिया, लोन लिया, किराए पे दिया, तो पहले उसमें जितना भी ब्याज लगता था वो अपने को माइनस मिलता माइनस था। हाँ आजकल मकान महंगे हो गए तो ब्याज भी 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख सब जगह लगता है कि अगर 50 लाख का भी मकान ले लिया तो 4 लाख रुपए साल का ब्याज लगता है उस पर। तो वो इन्होंने उसकी लिमिट 2 लाख कर दी थी, वो लिमिट इनको बढ़ानी चाहिए थी, वो इन्होंने कम नहीं करा। HRA જે મળે છે HRA अलग हुआ, पर अच्छा। जो लोन प्रॉपर्टी इनकम, लोन किराए की इनकम आई हाँ और उसमें हमने 4 लाख रुपए ब्याज भरा तो किराए की इनकम में 4 लाख रुपए कम हो जाते थे पहले। वो इन्होंने 2020 में शायद हटा दिया था, वो इनको वापस करना है। उसमें 2 लाख रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 2 लाख से ज़्यादा हाउसिंग लोन अलाउ नहीं होगा, वो इनको बढ़ाना चाहिए था, वो भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। બિલકુલ કારણ કે ચૂંટણી પહેલાનું આ બજેટ છે, ચૂંટણી પહેલે આખું બજેટ આવ્યું છે. બજેટ આમ તો જેને કહી શકાય કે આમ આદમીને પસંદ આવે એવું બજેટ છે અને ખાસ કરીને જે મધ્યમ વર્ગ છે, કારણ કે ગરીબને કોઈ ફરક નથી પડી રહ્યો અને અમીરને વધારે ટેક્સ આવે તો પણ કોઈ ફરક નથી इसमें પડી तो રહ્યો. अमीर को भी 39 कर दिया 44%। અચ્છા એમને પણ ફાયદો થયો એમને છે. 6% ટેક્સ માં રેટ નો 6% બહુ મોટો ફરક પડે એનો 6%. મોંઘવારી ઉપર ફરક પડશે આનાથી, આ બજેટથી? મોંઘવારી તો બજેટમાં મોંઘવારી એટલે ઓવરઓલ પેટ્રોલ પ્રાઇસ કે એના ઉપર એની કોઈ ઇમ્પેક્ટ કે કંઈ નહીં. નથી, બજેટમાં કોઈ પ્રાવધાન નથી. ચલો આશા રાખીએ કે ચૂંટણી પહેલાનું 2024ના લોકસભાની ચૂંટણી પહેલાનું આ જે બજેટ છે, બજેટની અંદર આમ તો આમ આદમીને ફાયદો થયો છે, મધ્યમ વર્ગને ખાસ કરીને જેને કહી શકાય કે જેના માટે અત્યાર સુધી એવું કહેવાતું હતું કે આમદની અઠ્ઠાની ખર્ચા રૂપિયા, આ સ્થિતિમાં ક્યાંક સુધાર આવે એવું લાગી શકે છે. બરાબર છે સર? બરાબર. આપને અમારો રિપોર્ટ કેવો લાગ્યો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો અને અમારી ચેનલ ગુજરાત તકને જોતા રહો.